हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव नारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट एम्पलीफाई। कंसेप्ट एम्पलीफाई में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की सीरीज में, जिसमें से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आपका मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे होता है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, उसके बाद बिंदुसार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अब तीसरा शासक आता है आपका अशोक। राइट, कौन है? अशोक। इसका जो राज्यकाल होता है वो होता है आपका 273 से 232 BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो इसके अगर नाम की बात करें, पहले हम लोग कि नाम क्या क्या मिलता है। ये नाम मिलता है इसका, एक तो देव नाम, एक मिलता है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, एक मिलता है बुद्ध शाक्य। बुद्ध शाक्य किसी ने इसकी संज्ञा नहीं दी थी, बुद्ध शाक्य इसने खुद को ही बोल दिया था, मतलब इसने अपने आप को ही बुद्ध शाक्य बोला था। और एक मिलता है अशोक वर्धन। ये सब नाम कहाँ कहाँ से मिले सब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं कि इसके पिता का नाम क्या होता है। आप लोगों को पता है कि जो दूसरे शासक बिंदुसार होते हैं वो इनके अशोक के पिता होते हैं, और इनकी माता का नाम होता है सुभद्रांगी, जो कि दिव्यावदान से पता लगता है। राइट, क्या नाम होता है इनकी माता का नाम? सुभद्रांगी, जो कि दिव्यावधान, जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है दिव्यावदान, उससे पता लगता है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है। इनके पत्नियों की बात करें तो इनकी 3 पत्नियों की जानकारी मिलती है, जिसमें से पहली पत्नी है देवी। राइट, देवी जो है विदिशा, मतलब MP में विदिशा है। विदिशा के शासक जो श्रेष्ठी होते हैं उनकी पुत्री होती है देवी। ये किससे पता लगता है? सिंघली श्रुति। सिंघली श्रुति दो हैं, जैसे आपका दीपवंश, महावंश, इनकी जानकारी नहीं मिलती कौन किसने लिखा है, पर मौर्य समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है दीपवंश और महावंश से। दूसरा, इनकी दूसरी जो पत्नी है वो है तिक्ष रक्षित। राइट, कौन है? तिक्ष रक्षित। तिक्ष रक्षित की जानकारी जो मिलती है वो दिव्यावदान से मिलती है। ये भी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। कारुवाकी तीसरी पत्नी होती कारुवाकी, उसकी जानकारी जो गुप्त शासक होते हैं समुद्रगुप्त, उनकी एक, उनका जो कवि होता है, उनका दरबारी कवि हर्षेण द्वारा एक रचना की जाती है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, हर्षेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में कारुवाकी की जानकारी दी गई है कि अशोक की एक पत्नी थी कारुवाकी। आइए बात करते हैं इनके राज्यारोहण की। राइट, राज्यारोहण कब हुआ? दरअसल क्या होता है कि इन्होंने सत्ता तो 273 BCE में संभाल ली थी, लेकिन देखा जाता है कि 273 BCE में क्या होता है, इनके 99 भाई, सिंघली श्रुति में बताया गया है कि इनके जो अशोक के 99 भाई होते हैं। राइट, जिनमें से सबसे योग्य जो योग्य पुत्र होता है बिंदुसार का, वो होता है अशोक। इसकी जानकारी देखेंगे तो आप पिछले वीडियो में अगर बात करेंगे हम लोग तो बिंदुसार वाले में, उसने बिंदुसार जब बिंदुसार के शासन काल में जब तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है तो उसने अपने बड़े पुत्र को भेजा था कि उस विद्रोह को दबा, लेकिन वो नहीं दबा पाता है उसको। उसके बाद फिर अशोक को भेजता है। अशोक क्या करता है, वहां पे उस विद्रोह का दमन करता है, और उसके बाद इसी से पता लगता है कि अशोक काफी योग्य पुत्र था उनका। तो अशोक क्या है, 273 BC में क्या करता है, सत्ता तो संभाल लेता है, पर गृह युद्ध, मतलब अपने ऐसा जानकारी मिलती है कि गृह युद्ध में अपने 99 भाइयों की क्या करता है, हत्या। क्या करता है? 99 भाइयों की हत्या करना पड़ता है, हत्या करना पड़ता है। तो ये सब करने में उसको 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद उसका अगर विधिक रूप से अगर राज्याभिषेक की बात करें तो वो होता है 269 BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो 269 में उसका राज्याभिषेक, विधिक रूप से राज्याभिषेक होता है। उसके बाद उसके 8 वर्ष बाद देखा जाता है कि एक भीषण युद्ध, जो इतिहास के पन्नों में लिखा है भीषण युद्ध, कलिंग युद्ध होता है। राइट, कलिंग युद्ध की अगर जानकारी की बात करें तो इसकी जानकारी मिलती है जो अशोक का 13वां शिलालेख है, बृहद शिलालेख 13वां जो है, उसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो एक और अभिलेख है, जैसे जो कलिंग नरेश खारवेल होते हैं उनका एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख।
उससे भी जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध हुआ था। और अगर कलिंग जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो खारवेल शासक कलिंग का जो खारवेल शासक होता है उसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें एक जानकारी और मिलती है कि जो जब कलिंग में अशोक द्वारा आक्रमण किया जाता है तो वहां का शासक होता है नंदराज। राइट, कौन होता है? कलिंग युद्ध के समय वहां का तत्कालिक शासक होता है नंदराज। नंदराज से अशोक का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि इसका प्रभाव 1 लाख से अधिक लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। 1 लाख से अधिक लोगों की हत्या की जाती है इसमें। दूसरी बात करें तो 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया जाता है। राइट, 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया जाता है। और इससे कई गुना क्या होता है, क्योंकि क्या होता है 1 लाख लोगों की हत्या हुई, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, तो इससे कई गुना ज्यादा उनके जो सगे संबंधी होते हैं वो दुखी होते हैं। ये सब देखकर सम्राट अशोक का जो हृदय होता है मानवता के प्रति दया करुणा से क्या होता है, उद्दलित हो उठता है। मतलब कि वो ये सब देखकर काफी ज्यादा दुख महसूस करते हैं, जिसके कारण वो फिर भौतिक विजय से आध्यात्मिक विजय की तरफ बढ़ते हैं। वो भौतिक विजय की जगह क्या करते हैं, आध्यात्मिक या धम्म विजय की नीति को अपनाते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग बात करेंगे अब अशोक का जो धम्म क्या होता है। कलिंग युद्ध में वो भौतिक विजय की जगह आध्यात्मिक विजय या धम्म विजय को अपनाते हैं। इसी क्रम में क्या आता है, अशोक का एक धम्म आता है। राइट, तो अगर धम्म की बात करें तो पाली भाषा का शब्द है धर्म, जिसका अर्थ होता है हिंदी में धर्म, मतलब धर्म। राइट, इसके जो ये आपका धम्म है, अशोक ने क्या किया था, अपनी प्रजा के सामूहिक कल्याण के लिए, मतलब व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी प्रजा के कल्याण के लिए क्या किया था, एक आचरण संहिता बनाई थी। उसको ही क्या किया गया, अशोक का धम्म कहा गया। मतलब प्रजा के लिए की गई क्या थी, नैतिक घोषणाएं थी। ठीक ना, इनमें 3 आयाम थे। मतलब धम्म के 3 आयाम थे। क्या क्या थे, सहिष्णु होना, उदार होना और करुणा होना। ठीक है, इसमें 3 चीजें बताई गई, सहिष्णुता, उदारता और करुणा। प्रजा के लिए की गई नैतिक घोषणाएं थी। और अगर बात करें इसका वर्णन कहाँ है अशोक के अंतर्गत, तो इसका वर्णन मिलता है दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म का वर्णन किया गया है। धम्म की परिभाषा की बात करें तो जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं उसमें जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। क्या क्या निकाय आता है आपका, एक तो आता है मध्यम निकाय, देर निकाय, संयुक्त निकाय और खुंदक निकाय और दीर्घ निकाय। सॉरी, सबसे पहला आता है आपका संयुक्त निकाय, फिर दीर्घ निकाय, फिर मध्यम निकाय, फिर आता है आपका अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। तो इसी के अंदर जो 5 निकाय दिए गए हैं उसमें से दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय के अंतर्गत राहुलोवाद सुक्त, क्या नाम है, राहुलोवाद सुक्त से धम्म की परिभाषा ली गई है। राइट, धम्म की परिभाषा कब पूछ सकता है कि जो अशोक का धम्म है उसकी परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो एक तो दीर्घ निकाय से, दूसरा सुत्त पिटक से, तीसरा क्या हो सकते हैं अगर राहुलोवाद सुक्त से ली गई है। अब धम्म की व्याख्या की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो एक तो आपको साधुता रखना पड़ेगा, कल्याणकारी और अच्छे कार्य करना पड़ेगा, मतलब धम्म में बताया गया। और क्या करना है आपको, पाप रहित होना है, मृदुल बनना है और जीव की हिंसा नहीं करना, मतलब अहिंसक बनना है। तो धम्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अशोक के धर्म के बारे में, अशोक कौन सा धर्म अपनाया था। राइट, अशोक के धर्म की बात करें कि वो कौन से धर्म के अनुयायी थे,
तो पहले ऐसा माना जाता है जो शैव मत का अनुयायी था ये, राइट। सिंगली श्रुतियों के अनुसार जो पूर्व में या कल्हड़ के जो तरंगिणी है उसके अनुसार क्या माना जाता है, जो अशोक है पूर्व में क्या था, शैव मत का अनुयायी था, राइट। किसके अनुसार, कल्हड़ के तरंगिणी के अनुसार। कल्हड़ राज तरंगिणी, सॉरी, राज तरंगिणी के अनुसार क्या माना जाता है कि जो अशोक है वो पूर्व में शैव मत का अनुयायी था। उसके बाद क्या जानकारी मिलती है कि अपने भाई, ऐसे सिंगली अनुच्छेद में कहा गया है कि जो अशोक होता है उसके भाई के पुत्र होते हैं निग्रोध, वो क्या होते हैं, बौद्ध शिक्षा देते हैं। तो वो उनकी बातों को सुनकर, मतलब बौद्ध निग्रोध की बातों की सुनकर उनसे प्रभावित होता है। और उसके बाद क्या करता है, बौद्ध धर्म के एक भिक्षु होते हैं उपगुप्त, उनसे दीक्षा लेता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है अशोक। फिर उसके बाद ये बौद्ध धर्म अनुयायी यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद बौद्ध धर्म में जो उपजे कुछ बौद्ध धर्म के जो वो होते हैं कि उसमें क्या क्या डिस्प्यूट जो उपज आते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो उसको भी ठीक करने के लिए प्रयास करता है और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करता है 251 BCE में। इसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस उसके अध्यक्ष होते हैं। और क्या करता है कि इसके बाद जो बौद्ध धर्म को ग्लोबलाइज करने के लिए, राइट, क्या करता है, बौद्ध धर्म को ग्लोबलाइज करने के लिए ये कुछ लोगों को, मतलब अलग अलग लोग मिल जाएंगे, जैसे बहुत लोगों को ये भारत के अंदर भेजता है प्रचार प्रसार के लिए। उसके अलावा कुछ लोगों को क्या ग्लोबलाइज करने के लिए बाहर भेजता है, मतलब भारत राज्य से बाहर। किसको, तो जैसे इसका पुत्र होता है महेंद्र और पुत्री होती है संघमित्रा, इसको श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका का जो वहाँ तात्कालिक जो शासक होता है वो तिच्छ होता है, राइट। वो भी क्या उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है प्रियदर्शी की। प्रियदर्शी का अर्थ होता है भगवान का प्यारा। तो जो श्रीलंका का तात्कालिक शासक होता है वो तिच्छ होता है। और एक होते हैं महारक्षित, ये भी बौद्ध भिक्षु होते हैं, इनको यूनान में भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आइए बात करते हैं बुद्ध से संबंधित अशोक ने क्या किया था, जो बुद्ध से संबंधित स्थल है उनमें यात्रा की थी। तो सबसे पहले बोध गया गया था अपने शासन राजाभिषेक के 10वें वर्ष। उसके बाद फिर कुशीनगर गया, उसके बाद गया है लुम्बिनी, ये 20वें वर्ष जाता है, 20वें वर्ष कहाँ जाता है, लुम्बिनी में जाता है। और 10वें वर्ष बोध गया में जाता है राज्याभिषेक के लिए। तो लुम्बिनी में जाता है तो वहाँ तात्कालिक रूप से क्या देखता है, किसानों की जो दशा देखता है वो काफी मतलब बिगड़ी होती है। तो इसकी वजह से क्या करता है, तात्कालिक रूप से वहाँ के जो किसानों को, वहाँ के कृषकों को क्या कर देता है, कर मुक्त, मतलब उसी साल के लिए क्या कर देता है, कर मुक्त कर देता है। लेकिन अगले साल से जो 1/6 भाग लिया जाता था कर कृषि में, उसको कर देता है आपका 1/8, उसमें भी राहत दे देता है। उसके बाद चौथा जो इसका चौथी यात्रा होती है वो कपिलवस्तु में, 5वीं होती है श्रावस्ती में। आइए कुछ और अन्य बात करते हैं इसके बारे में। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख की बात करने से पहले अशोक के अभिलेख क्या होता है, अभिलेख में क्या क्या लिखा जाता है, अभिलेख अशोक किससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखने की जो परंपरा शुरू किए हैं, ये सब जान लेते हैं। तो अभिलेख में क्या मिलता है जनरली, क्या अगर अशोक के अभिलेख की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक विषयों की जानकारी के बारे में मिलता है अशोक के अभिलेखों से। और क्या है कि अभिलेख, अगर अच्छा अभिलेख क्या होता है देख लेते हैं। अभिलेख क्या होता है, तो पत्थर, धातु या मिट्टी की कठोर सतहों पर लोगों की उपलब्धि
या लोगों के विचार या लोगों के क्रियाकलाप को लिखना ही क्या होता है? अभिलेख। क्या होता है अभिलेख? पत्थर, धातु या मिट्टी की कठोर सतहों पर लोगों की उपलब्धि, लोगों के विचार या लोगों के क्रियाकलापों को लिखना ही क्या होता है? अभिलेख होता है। अब अगर अभिलेख की बात करें तो जनरली ये ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित है भारत में जो अभिलेख लिखने की परंपरा है। पर स्पेशली बात करें हम लोग तो दारा प्रथम ने क्या किया था? 3 अभिलेख अपने पश्चिमोत्तर इलाके में जारी किए थे, पर्शिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून। दरअसल बेहिस्तून से ही जानकारी मिलती है दारा प्रथम के कि उन्होंने पश्चिमोत्तर इलाका जीत लिया था। तो ये खैर अब आपका विदेशी आक्रमण में है, आप पिछले वीडियो में जाकर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं दारा प्रथम के अभिलेखों से ही प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया? अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत की। जैसे भारत में बात करें तो शिलालेखों का जनक कहा जाता है अशोक को। भारत में शिलालेखों के जनक बोले जाते हैं अशोक को। अभिलेखों की भाषा की बात करें तो अभिलेख की भाषा होती है प्राकृत या पाली। ठीक है, अशोक के समय के जो अभिलेख हैं उसमें जनरली प्राकृत या पाली भाषा का यूज होता है। दरअसल प्राकृत भाषा क्या होती है? बहुत बार हमने सुना है प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा जो तात्कालिक समय में उस रीजन में अस्तित्व में होती है तो वो क्या होता है? आपका प्राकृत भाषा होती है, राइट। जैसे अब मान लो कि अब छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली का यूज हो रहा है? तो जनरली अभी देखें तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, तो यहाँ की प्राकृत भाषा हुई जाके छत्तीसगढ़ी। तो उसी टाइप से उस समय जो तात्कालिक भाषा में अशोक साम्राज्य के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती थी वो होती है प्राकृत भाषा। और उसी बोली जाती थी कौन सी? पाली भाषा का यूज होता था, राइट। लिपि की बात करें तो लिपि होती थी ब्राह्मी। ब्राह्मी मतलब कि आपका बाएं से दाएं लिखा जा रहा है, जैसे हम लोग अभी लिख रहे हैं। पर कुछ अभिलेखों में इनके क्या अरेमिक, यूनानी, खरोष्टी लिपि का भी वर्णन मिलता है। उसकी बात हम लोग जब अभिलेख इसके आगे वीडियो में बात करेंगे अभिलेखों के बारे में तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से खरोष्टी में पाए गए हैं, कौन से अरेमिक पे पाए गए हैं, कौन से अरेमिक और यूनानी दोनों में पाए गए हैं। तो ऐसे जो विशेष अभिलेख मिलेंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग का जो अशोक के बारे में था इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पिछला आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।